महाभारत का पुनर्पाठ हो रहा था। वैदिक संस्कृत, पाली तथा प्राकृत मरणासन्न दौर में पहुंच चुकी थी और महर्षि पतंजलि लौकिक संस्कृत का अभूतपूर्व विकास कर चुके थे। मजे की बात यह है कि संस्कृत का केंद्र अब तक्षशिला से हटकर मगध आ गया था। अब संस्कृत यहाँ के विहारों में ज्ञान का माध्यम हो चुका था। गणित, विज्ञान, चिकित्सा सब कुछ संस्कृत में थे। सिल्क मार्ग का विकास हो चुका था और एशिया के विभिन्न देशों से लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे थे। 5वीं सदी में पाहियान मगध आते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि यहाँ के शहरों में खूब वैभव है, लोग दान दक्षिणा में आगे हैं, मृत्यु दंड प्रचलित नहीं है। बौद्ध और हिंदू धर्म एक साथ फल फूल रहे हैं। और अब बात करते हैं पाटलिपुत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उस जगह की जिसे आज तरेगना कहते हैं। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट तारों को गिन रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं और उसकी परिधि नाप रहे हैं। अब राहु केतु के चांद सूरज ग्रसने की बात झूठ सिद्ध हो रही है। और अब बात करते हैं एक और भट्ट की। सोन नदी के तट पर बालुका राशि में खेलता बाण भट्ट संस्कृत साहित्य का महान नाटककार, गद्यकार हर्षवर्धन के दरबार का मणिमाणिक बना हुआ है। अरे ये क्या, 7वीं सदी का दृश्य देखिए। चीन से हुएनसांग पामीर की पहाड़ियों को पार कर हिंदू कुश को लांघ कर सप्त सिंधु, हस्तिनापुर, कन्नौज होते हुए नालंदा की ओर चले आ रहे हैं। और जब वे नालंदा पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे कुछ मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को ही प्रवेश मिलता है। सोचिए, जब द्वारपाल इतने विद्वान होते थे तो उन्हें पढ़ाने वाले कितने उद्भट विद्वान होते होंगे। नालंदा का विकास अकेला नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, तेल्हाड़ा जैसे अनेक विहार फल फूल रहे थे। महाबोधि मंदिर बन चुका था, केसरिया स्तूप का भी निर्माण हो चुका था। जगह जगह भव्य मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हो रहा था।